हेलो एवरीवन, माई सेल्फ धीरज कौशिक, सोशल साइंस टीचर। वेलकम टू माय चैनल। हमने अपनी लास्ट वीडियो में जो बात की थी नेशनलिज्म इन यूरोप के बारे में बात की थी, है ना। उससे रिलेटेड जो डिफरेंट टॉपिक्स थे हमने उनको डिस्कस किया था। आज हम उससे आगे की बात आपसे करेंगे। जैसे हमारा जो टॉपिक है मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। देखिए, आज की तारीख में हम देखते हैं कि फ्रांस एक कंट्री है, जर्मनी एक कंट्री है, अमेरिका एक कंट्री है, स्विट्जरलैंड एक कंट्री है। लेकिन पहले जो कंट्री है ये ऐसे नहीं थे। ये डिफरेंट पार्ट में, डिफरेंट कैंटोन में, डिफरेंट डचीज में जो है डिवाइडेड थे, ठीक है ना। और उसके बाद फिर इनकी यूनिफिकेशन के ऊपर काम किया गया, है ना, या इनको एक तरीके से एक प्रॉपर कंट्री के तौर पर डेवलप करने की कोशिश की गई थी। अब आप ये सोचिए कि जब ये कंट्री इतने पार्ट में डिवाइड थे तो ये आसान नहीं था कि इन सबको जो है यूनिफाइड किया जा सके। और जब इनके अंदर इतने डिफरेंसेस होते हैं तो डेफिनेटली एक एक करके या सबको एक साथ जोड़ना कोई आसान काम नहीं था। अब हम यहाँ पे अगर बात करें हैब्सबर्ग एम्पायर की, तो ये एक ऐसा एम्पायर था जो चारों दिशाओं में अलग अलग डायरेक्शन में फैला हुआ था। ये एक ऐसा एम्पायर था जहाँ इटालियन लैंग्वेज बोलने वाले लोग थे, जहाँ जर्मन लैंग्वेज बोलने वाले लोग थे, जहाँ मैग्यार लैंग्वेज बोलने वाले लोग थे, कुछ लोग पॉलिश लैंग्वेज भी बोलते थे। तो जहाँ इतना ज़्यादा वेरिएशन आ जाता है वहाँ आप राष्ट्रवाद जो शब्द है, यानी जो आपका शब्द है नेशनलिज्म, उसके बिहाफ पे एक यूनिफिकेशन की बात आप नहीं कर सकते हैं। तो डेफिनेटली ये एक चैलेंजिंग टास्क था कि इतने सारे वेरिएशन, इतने सारे कल्चर, इतनी सारी एथनिसिटी जो थी, उन सबको कंबाइन करके आप एक कंबाइंड कंट्री या स्टेट को जो है बना सकते थे। अच्छा, अगर हम बात करते हैं एरिस्टोक्रेसी एंड न्यू मिडिल क्लास, देखिए जो जमींदार होते हैं वो हमेशा से पावरफुल होते ही हैं, ठीक है ना। तो यूरोप के अंदर हम इस एरिस्टोक्रेटिक कंसेप्ट के अकॉर्डिंग बात करें तो ये पावरफुल थे, ग्रामीण एरिया में भी और शहरों में भी, ठीक है ना। आपस में ये लोग जो है एक इंटर रिलेशन बना के रखते थे। अपने परिवार के जो बच्चे होते थे उनकी आपस में शादियां कर देते थे। डिप्लोमेटिक कंसेप्ट की अगर हम बात करें तो अक्सर ये फ्रेंच लैंग्वेज में काम किया करते थे। लेकिन इनकी प्रॉब्लम क्या थी कि इनका जो नंबरिंग था, है ना, ये नंबरिंग में कम थे। तो इसका मतलब क्या हो कि जो बाकी लोग थे उसमें आप जो है मजदूरों को या किसानों को शामिल कर सकते हैं, तो उनकी नंबरिंग ज़्यादा थी। लेकिन जो एरिस्टोक्रेट लोग थे डेफिनेटली वो पावरफुल थे। अच्छा, अगर हम उस टाइम पीरियड में देखें तो जो आपका ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप था वहाँ पे जो खेती करने का काम किया जाता था जनरली गुलामों के द्वारा किया जाता था, ठीक है ना। और बाकी बचा जो हिस्सा था, वेस्ट यूरोप का जो हिस्सा था, वहाँ बड़े बड़े काश्तकार भी थे और कुछ जगह पे छोटे काश्तकार भी जो है ये काम किया करते थे। अच्छा, अगर हम ओवरऑल जो है चीज़ों को चेक करें तो उसी टाइम पीरियड में इंग्लैंड के अंदर जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो उसकी वजह से ये कह सकते हैं कि भाई नए ग्रुप आए लोगों के, नई सोसाइटी डेवलप हुई, पैसे से भी जो है लोग थोड़े से इंप्रूव होने लगे। लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन क्योंकि पहले इंग्लैंड में स्टार्ट हुआ था तो डेफिनेटली इसकी सबसे ज़्यादा एडवांटेज भी वहीं के लोगों को मिली थी। और यहीं पे हम ये कह सकते हैं कि एक पढ़ा लिखा जो वर्ग था या एक पैसे वाला मिडिल क्लास जो है लोगों के सामने आ रहा था और इन लोगों के लिए जो राष्ट्रवाद था वो थोड़ा अलग पहचान रखता था। अच्छा, उसी पहचान में अगर हम जोड़ देते हैं व्हाट डिड द लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। जो लिबरल जो शब्द होता है, लिबरलिज्म जिसको आप कहते हैं ना, लैटिन भाषा में जो वर्ड है उसी से इसको जो है डेवलप किया जाता है, यानी कि जहां जीने की आज़ादी आपको दे दी जाती है। जनरली अगर हम लिबरल के अकॉर्डिंग बात करें तो उनके लिए ये जो गवर्नमेंट थी या जो नेशनलिज्म था, इसका मतलब क्या था, उनके लिए एक ऐसी गवर्नमेंट होनी चाहिए जो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन काम करे, ठीक है ना, जहां लोगों को अपनी बात कहने का मौका दिया जाए, ठीक है। जैसे हमने फ्रांस में भी देखा कि भाई स्टेट जनरल को ही उन्होंने जो है नेशनल असेंबली का दर्जा दे दिया था और फिर उसी के बिहाफ पे जो गवर्नमेंट थी उससे वहाँ काम करना शुरू किया था। इसके अलावा जो लिबरल थे वो ये चाहते थे कि भाई जो पर्सनल प्रॉपर्टी का जो राइट है वो भी लोगों को मिलना चाहिए। लेकिन अगर हम देखें तो राइट टू वोट के बारे में जनरली कोई बात नहीं की जाती थी, ठीक है ना। बहुत सारे इश्यूज थे जिनके ऊपर ये जनरली कोई बात नहीं करते थे। अगर हम फ्रांस के अकॉर्डिंग भी देखें और बहुत सारे इश्यूज थे जिन पे कोई बात नहीं की जाती थी। तो जो लिबरल थे, जैसे हम आप जानते भी हैं कि भाई फ्रांस में जो है कैटेगरीज जो है दो थी, एक तो एक्टिव सिटीजन होते थे और दूसरे पैसिव सिटीजन होते थे। तो जो पैसिव सिटीजन थे या जो महिलाएं थी उनके राइट्स के लिए कोई बात नहीं की जाती थी। हालांकि ये दोनों ही ग्रुप जो है टाइम टू टाइम बहुत सारे मूवमेंट करते रहते थे, लेकिन उसका कोई भी प्रॉपर रेस्पॉन्स उनको नहीं मिलता था। अब अगर हम बात करते हैं मार्केट पॉलिसी की या इकोनॉमिकल एस्पेक्ट की, तो जो लिबरल थे उनका क्या मानना था कि बाजार जो है वो सबके लिए खोल दिया जाना चाहिए। जो इकोनॉमिक कंडीशन जो इम्पोज की गई थी स्टेट्स के ऊपर जो है वो हटा दी जानी चाहिए, तभी प्रॉपर वे में जो है आप डेवलपमेंट की बात कर सकते हैं। तो इसमें हम जर्मनी का एग्जाम्पल दे सकते हैं। जर्मनी जो था वो 39 स्टेट्स में डिवाइड था और नियर अबाउट 30 करेंसी जो है वहाँ पे यूज की जाती थी। अब मान लीजिए कोई भी व्यापारी जो है हैम्बर्ग से न्यूरमबर्ग की तरफ जाता है तो आप ये देखिए कि कितनी प्रॉब्लम उसके सामने आने वाली है, क्योंकि वेट एंड मेजरमेंट कॉमन नहीं होता था। एटलीस्ट 11 कस्टम बैरियर को उसको पार करना पड़ेगा और हर एक पर उसको 5% का टैक्स भी देना पड़ेगा। तो डेफिनेटली उसकी कॉस्ट तो बहुत ज़्यादा निकल जाएगी। जब उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी तो फिर उससे प्रोडक्ट कौन खरीदेगा, है ना।
तो डेफिनेटली जो बिजनेस क्लास थी या जो व्यापारिक वर्ग था उनके लिए बहुत सारी परेशानियां थी। तो इन सब चीज़ों का सॉल्यूशन क्या था? इन सब चीज़ों का सॉल्यूशन यही था कि आप एक ऐसी व्यवस्था को डेवलप करें जहां सब कुछ इक्वल हो, वेट एंड मेजरमेंट, द वैल्यू ऑफ करेंसी, सब चीज़ें अगर कॉमन होकर चलेगी तो तभी आपका जो बिजनेस है वो अपना स्मूथली जो है चलता चला जाएगा और आपकी जो इकोनॉमी है वो भी आगे चलती चली जाएगी। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि पर्शिया की पहल पर जो है फाइनली जॉन बेरिंग जो कंसेप्ट होता है उसको भी जर्मनी में अप्लाई किया गया। उसके बाद क्या हुआ कि जो नंबर ऑफ करेंसी थी वो रह गई 2, ठीक है ना, और जो बिजनेस ट्रांजेक्शन थी वो इजी होती चली गई। और आप एक बात समझ लीजिए कि भाई अगर हमारा बिजनेस ट्रांजेक्शन बहुत ही आराम से चल रहा है, आपका इकोनॉमिकल जो लेवल है, आपका स्टैंडर्ड जो है बढ़ता जा रहा है, इसके अलावा मीन्स ऑफ रेलवे के ऊपर काम किया गया, रेलवे ट्रांसपोर्ट के फील्ड में बहुत डेवलपमेंट किया गया, तो इससे ये लगा कि भाई हमारा जो ये एरिया है ये एक प्रॉपर डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है। तो अगर आप इकोनॉमिकली लोगों को एक कर देते हैं तो डेफिनेटली फिर हम कंसेप्ट ऑफ नेशनलिज्म के बारे में सोच सकते हैं कि पहले आप आर्थिक तौर पर यूरोप में लोगों को मजबूत कर दीजिए, देन आफ्टर हम उनको जो है यूनिफाइड करने के बारे में बात कर सकते हैं। क्लियर? आई थिंक आपके सारे पॉइंट बिल्कुल क्लियर होंगे। आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को देखिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।